ऐसे ही एक रोज सुबह के समय, अरे काजल, तूने चंपा को बनाने के लिए क्या कह दिया? वो वाला उपमा बहुत टेस्टी लगता है माँ जी। और तो और खाने में बहुत हेल्दी भी होता है। इसीलिए मैंने चंपा को यही बनाने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन तू एक काम कर, वो रात के रखे हुए पराठे ही दे दे मुझे, जो गुनगुन ने बनाए थे। मुझे तो उसके हाथ के कुछ कुछ पदार्थ बहुत पसंद आए हैं। और खास करके वो पराठे जल्दी गरम करके लावो। ठीक है माँ जी, अभी चंपा से कहकर उसे गरम करवाती हूँ। काजल रसोई में जाए उससे पहले ही चंपा वहां पर गुस्से में खड़ी होती है। अरे, डर गई ना मैं? ऐसे इतनी गुस्से आंखों से क्या देख रही हो तुम मुझे? बहुत तारीफें हो रही है ना उस गुनगुन की, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। अरे नहीं चंपा, वो दरअसल। बस करे छोटी मैडम, मेरे को सब समझता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। नई काम वाली को अब आपको पुरानी वाली से ज्यादा ही प्यार हो गया है। क्यों, सही कह रही है ना मैं? अरे पागल हो गई है क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है चंपा। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तू बुरा खाना बनाती है और वो अच्छा खाना बनाती है। अरे उसके आने से पहले तो हम तेरे इन प्यारे प्यारे हाथों का ही खाना खाते थे ना। और तेरे से अच्छा खाना तो कोई और बना ही नहीं सकता। हाँ चंपा, तू भी ना फौरन सेंटी हो जाती है। और सच कहूं, हम दोनों को तो तेरे ही हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में, उल्टा हम तो तुझे ही सारे काम करने के लिए देना चाहते हैं। लेकिन तू ही है जिसे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। छोड़ो मैडम, उस निकम्मी के हाथ के बने हुए पराठे गरम करके मैं अभी लाती है। ध्यान से करना हो, वरना पता चला कि गुस्से में तुमने सारे पराठे जला दिए। नहीं जलाएगी मैडम, आप चिंता न करो। फिर चंपा रसोई में चली जाती है। क्या माँ जी, आप भी क्या करती रहती हो? देखा ना, ये चंपा कैसे गुस्सा हो गई। और आपको तो अच्छे से पता है कि बिजली और चंपा का गुनगुन से 36 का आंकड़ा है। तो आपको उसके सामने तारीफ करने की क्या जरूरत थी? उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि इन दोनों के सामने तो आप उसकी बात भी मत करो। हाँ ना, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ माँ जी, आप प्लीज ध्यान रखिए। आपको हमारी नौकरानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब है तो ही हमारा घर टिका हुआ रहेगा। वरना इनके बिना तो हमारी दाल ही नहीं गलेगी। एक तो पहले ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए काम वाली नहीं मिल रही, ऊपर से आप यहाँ पर जो 3 काम वालियां हैं, उन्हें भी आप भगाने जैसे काम कर रही हो। अरे बस कर अब, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। एक बार कहा ना मैंने तुझसे। समझ गई मैं। फिर रात में खाना बनाने के बाद जब सारे बर्तन रह जाते हैं, तो वो लोग उसे सुबह तक वैसे ही रखते हैं। फिर अगली सुबह, देखो मैडम, ये बर्तन तो आज मैं धो रही है, लेकिन कल से नहीं धोएगी, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। ओफो चंपा, तू अब तक हम दोनों से नाराज है क्या? अरे तू तो हमारे घर की सदस्य जैसी है। और माची ने कल जो कुछ भी कहा, वो तेरे खिलाफ थोड़ी ना था। उन्हें तो वाकई में तेरे ही हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। देखो मैडम, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आती है, काम करने आती है। इसलिए मेरे को मेरे हिस्से का ही काम दिया करो। और बर्तन घिसने वाली कोई और बाई लगवा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह के बर्तन तो चंपा धो लेती है, लेकिन रात होने पर सारे बर्तन काजल को ही धोने पड़ते हैं। अरे नहीं, ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक अमीर घर की बहू होकर भी ये गंदे से बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है? बस थोड़े ही दिनों की बात है। जब तक बर्तन धोने वाली नहीं आ जाती, तब तक ये काम तुझे ही करना होगा। वो तो है माँ जी, लेकिन ये गुनगुन भी कोई कम नहीं है। मैंने सोचा कि ये लड़की जबान की इतनी मीठी है, स्वभाव से भी कितनी भोली है, तो मेरा कहा वो एक बार में मान जाएगी। लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना और उसने बर्तन धोने से इनकार कर दिया।
अरे तू अब से किसी भी काम वाली को फोर्स मत किया कर और चुपचाप जल्दी से बर्तन और कपड़े धोने वाली नौकरानी को लेकर आ, वरना ये सारे काम तब तक तुझे ही करने होंगे। समझी कि नहीं? क्या माजी, वैसे तो आप बड़ा कह रही थी कि डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो पिछले 5 मिनट से यहीं पर खड़े रहकर मुझे आदेश पे आदेश दिए जा रही हो। तो बाप के पैरों का दर्द छुट्टी मनाने गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तेरे से बात कर रही थी तो खड़ा रहना ही पड़ता है ना, और अब भी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो जा रही हूं मैं। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालो और हमारे घर में कोई ऐसी नौकरानी भेजो जो कपड़े और बर्तन धो दे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में एक नौकरानी ढूंढना इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी। ओ माय गॉड, मेरे नाखून तो देखो, सारे के सारे खराब हो गए। इतना महंगा नील आर्ट करवाया था, लेकिन ये सब तो पानी में बह गया। सत्यानाश हो इन बर्तनों का। हाय रे, मैं और मेरी फूटी किस्मत। काजल की ये दशा देखकर उसके ससुर उससे कहते हैं, काजल बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे दोस्त ऋषिकेश के घर पर एक नौकरानी आती है, तो वो हमारे घर आकर हमारा सारा काम कर लेगी। लेकिन मैं पहले ऋषिकेश से बात कर लेता हूँ। क्या? सच में पापा जी? हाँ काजल बेटा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे पहले ही बात कर लेता। ठीक है पापा जी, आप ऋषिकेश अंकल से जल्दी से बात कर लीजिए और बताइए मुझे, फिर मैं भी उस नौकरानी से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर देवेंद्र अपने दोस्त की नौकरानी को घर पर बुलाता है और उसका नाम गुलाबो होता है। बोलो मैडम, मेरे को इधर आपने क्या काम करने को बुलाया है? वो दरअसल गुलाब। नहीं, गुलाब नहीं, गुलाबो है मेरा नाम। अरे क्या मैडम, आप तो मेरा नाम ठीक से भी नहीं ले पा रही। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, मैं ऐसे घर में कामिच नहीं कर सकती। जाती है मैं। अरे रुको तो गुलाबो, वो गलती हो गई। देखा, अब मैंने सही से बोला ना? पता नहीं ये सारी नौकरानियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। इतना घमंड तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं करती। अरे क्या फुसुर फुसुर करेली हो आप दोनों? मेरे बारे में कुछ तो बोल रही होंगी ना? यो, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। तू तो अपने नाम की तरह एकदम सुंदर दिखती है। तेरे बाल, वाह वाह वाह। वैसे कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। वो सब मैं बाद में बताएगी, और ज्यादा मस्का पालिश मत लगाओ मेरे को, और सीधा पॉइंट पर आओ। अच्छा बाबा ठीक है। देखो गुलाबो, हमें कपड़े धोने वाली और बर्तन घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए। तो क्या तुम ये दोनों काम कर सकती हो क्या? दो काम? नहीं, मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती। मैं तो सिर्फ खाना बनाना और बर्तन घिसने का ही काम करती है। अगर वो काम है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। देख गुलाबो, हमारे पास खाना बनाने के लिए पहले से ही दो नौकरानियां हैं, इसीलिए तुझे बस बर्तन घिसने का ही काम करना होगा। रोज एक बार में तुझे दोपहर में आना होगा, फिर एक बार रात में आना होगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम, चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही बोल के रख देती है मैं, मेरे को पैसे में कोई आनाकानी नहीं चाहिए। मेरा जो भी रेट है वही चलेगी मैं, उसमें मेरे को कोई किचकिच नहीं चाहिए। मेरे को तो और भी 5 से 10 अमीर घरों में काम करने का बुलावा आएला है, लेकिन मैं वो सब छोड़कर पहले इधर आएली है, क्योंकि आप लोग मेरे साहब के दोस्त के घर वाले हो ना, इसीलिए। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ अपना रेट, कितने पैसे लेती हो तुम? मैं 2 टाइम के बर्तन धोने का 8,000 रुपए लेती है, वो भी प्रति महीना। परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। अरे बाबा रुक जाओ जरा, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ तब बोलो ना मैडम। देख गुलाबो, ना ही तेरा ना ही हमारा। तू एक काम कर,
हमारा ये काम तू 6,500 में कर दे, चलेगा ना? क्या? नहीं रे बाबा, 6,500 में तो मेरे को परवड़ता ही नहीं है। चलो, निकलती है मैं फिर। अरे रुक रुक रुक, तुझे 8,000 चाहिए ना? ठीक है, कर ले 8,000 में, कोई बात नहीं। पर माँ जी, ये तो हमारे बजट के बाहर जा रही है। क्या मैडम, आप तो कितने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो और फिर भी आप हो कि बजट वगैरह की बात करेली हो। अजल चुप रहे तू, इस घर की बड़ी मैं हूं और सारे फैसले मैं ही लूंगी। और गुलाबो, तू कल से काम पर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आती है मैं कल से। हाँ हाँ, टाइम से आ जाना। फिर गुलाबो के जाने के बाद, अरे माँ जी, पहले ही हमने 3 नौकरानियां रखी है घर पर, और उसमें अब हमें बाकी के 2 कामों के लिए 2 नौकरानियां रखनी थी, और उनका बजट हमारा फिक्स है। 10,000 से ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो आपने उस नौटंकी गुलाबों के पीछे पूरे के पूरे 8,000 रुपए वेस्ट कर दिए। चुप कर तू। अरे इसमें तो सारी गलती तेरी ही है। मेरी गलती? लेकिन कैसी गलती माँ जी? अरे जब तेरे पापा जी ने तुझे ये बात कही कि वो अपने दोस्त के घर आने वाली नौकरानी से पूछताछ करेंगे, तभी तुझे उन्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों माँ जी? मैं भी ना इसको ये सब बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की से जिसकी अकल पहले से ही घुटने में है। अरे जब देवेंद्र जी के दोस्त की नौकरानी यहाँ पर काम करने आएगी, तो हमें उसे भी उतने ही पैसे देने होंगे जितने पैसे वो वहां पर लेती है। और अगर हमने उसे पैसे कम दिए या फिर कोई आनाकानी की, तो ये बात सीधा ऋषिकेश भाई साहब तक पहुंच जाएगी और इससे देवेंद्र जी की इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब पापा जी की इज्जत खराब ना हो, इसलिए आपने ना चाहकर भी गुलाबों को हाँ कर दिया। और नहीं तो क्या। चल छोड़ उस बात को, अब जो हुआ सो हुआ। और अब हमारे घर में 4 नौकरानियां हो चुकी हैं, और इससे ज्यादा नौकरानी अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये चौथी नौकरानी भी तेरे ही कारण रखनी पड़ी। अगर गुलाबो ऋषिकेश भाई साहब के घर पर काम नहीं करती, तो मैं उसे मना कर देती। लेकिन तेरे पापा जी की इज्जत पर आज ना आए, सिर्फ इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना तो मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त ही नहीं करती। और अब हमारे घर में सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो है कपड़े धोना। तो उसके लिए तो मैं पैसे नहीं दे सकती, इसीलिए ये काम तुझे ही करना होगा। समझी कि नहीं? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भला मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ? 1-2 दिन तो समझ आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ना बाबा ना। देखिए माँ जी, इतनी भी कठोर मत बनिए ना। अब जब हमने 4 नौकरानियां रख ली है, तो 5वीं भी रख लीजिए ना, प्लीज माँ जी। नहीं मतलब नहीं, और ये सब तेरे ही कारण हुआ है, इसलिए अब इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी। या तो तू खुद कपड़े धोएगी, या फिर 5वीं नौकरानी रखकर तू उसे अपनी जेब से पैसे देगी। अब चॉइस तेरी है कि तुझे अब क्या करना है। चल, अब मैं जा रही हूँ, किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है मुझे। पर माँ जी, हे भगवान, ये कैसा रायता फैला दिया मैंने। ऊपर से ये माँ जी भी ना एक नंबर की दल बदलू है। मैं तो इन्हें अपना समझती हूँ, लेकिन वक्त आने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर सास जो ठहरी। खैर, मैं तो रोज रोज कपड़े धोने से रही, अब तो मुझे ही कोई कपड़े धोने वाली नौकरानी ढूंढनी होगी और अपने ही जेब से पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और जब तक मुझे 5वीं नौकरानी नहीं मिल जाती, तब तक घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मशीन में डालने से पहले मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने होंगे। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा। काजल को अब ना चाहकर भी बर्तनों की तरह कपड़े धोने ही पड़ते हैं, और वो फिर से अपनी किस्मत पर खूब रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद
अचानक से एक सुबह दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? काजल, आपका ही नाम है ना? हाँ, मेरा ही नाम है। मेरा मतलब मेरा ही नाम है काजल। बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैडम, मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है। वो आपके यहाँ पर कपड़े धोने का काम करना है ना, इसीलिए। सच में? लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? काजल की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितिका समय पर आकर पूजा में बैठ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद, रितिका, अब तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, माँ की तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहा माँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। ओह हाँ, मेरा मतलब वही है। पापा की तबीयत अब एकदम मस्त है। बस भी करो रितिका, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। सुबह जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तभी मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तभी मुझे उन्होंने बताया कि तुम रात को मायके गई ही नहीं थी। क्या? हाँ रितिका, अब बता, रात भर से तुम कहाँ पर थी और हम सब से तुम क्या छुपा रही हो? वो भाभी, दरअसल वो मेरी सहेली है ना चंचल, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चंचल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए मुझे रात में उसके पास जाना पड़ा। क्या कहा? चंचल के पास? हाँ भाभी, चंचल का इस शहर में कोई नहीं है। वो यहाँ पर नौकरी के लिए आई है, इसीलिए उसे सांत्वना देने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। अब अगर मैं अपने घर वालों से ये कह देती कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ तो मुझे वहां पर कोई जाने नहीं देता। इसीलिए मैंने झूठ बोला भाभी। हे भगवान! भाभी, मैं सच कह रही हूँ, यही झूठ है। मेरा मतलब यही सच है भाभी। ठीक है रितिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा से झूठ बोलकर मत जाना कभी भी। अब देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिए मुझे। कोई बात नहीं रितिका। रितिका बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब मिहिर का जन्मदिन आता है तभी, ये लो भैया, ये रहा आपका तोहफा। अरे वाह, क्या बात है छोटे, लेकिन क्या है इसमें? खोलकर तो देखिए भैया। फिर शौर्य वो तोहफा खोलता है और उसमें एक महंगा सा स्मार्टफोन होता है। लेकिन उस फोन को देखकर रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन छोटे, ये तो बहुत महंगा फोन है और इसकी क्या जरूरत थी मेरे भाई? आखिर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे भैया, आप जो भी मेरे लिए करते हो ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे अपना लीजिए, मना मत कीजिए। ठीक है छोटे, अब जब तू इतने प्यार से ले ही आया है तो मैं रख लेता हूँ। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में ये फोन तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों रितिका? हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। फिर बाद में शौर्य, अरे क्या जरूरत थी भैया को इतना महंगा फोन देने की? अरे कोई छोटा मोटा तोहफा दे देते तो भी चल जाता, तो फिर इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन रितिका, भैया अभी नया फोन लेने ही वाले थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उनके लेने से पहले मैं ही उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो मेरे लिए तुम्हारी जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं और अपने भैया के लिए बराबर इतने सारे पैसे निकल गए। हाँ, क्यों? अब क्या हुआ? इस बार क्या तुम्हारी सैलरी वक्त से पहले आ गई क्या? ओफो रितिका, तुम भी ना। अरे बाबा, मैंने ये फोन एक साथ पैसे देकर नहीं खरीदा है, मैंने तो ये डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? ईएमआई? अरे मेरे होशियार पतिदेव, ईएमआई भरने के लिए भी तुम्हारी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अब कैसे भरोगे इतनी ईएमआई? फिक्र मत करो रितिका, एक खुश खबर है, मुझे नई नौकरी मिल गई है।
वो भी एक बहुत बड़े पोस्ट वाली, जिसमें मुझे अभी से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। और अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा ये काम करने का आखिरी महीना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन शौर्य। थैंक यू रितिका। रितिका बहुत खुश हो जाती है और वो ये सारी बातें चंचल को बताती है। तभी क्या? अरे बाप रे, अब जब शौर्य को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगने वाली है, तब तो वो अपने भैया को और ज्यादा पैसे देगा और साथ ही ऐसे तोहफे पर तोहफे देता ही रहेगा। अब उसके भैया ने उसके लिए इतना सब किया है, तो वो भी तो उसके लिए उतना करेगा ही ना। हाँ चंचल, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं मेरा ये बेवकूफ पति अपने भैया पर सारे पैसे ना उड़ा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ तो बता यार, मेरा दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ चुका है। अब तुझे अपने पति और जेठ के बीच फूट डालनी होगी। क्या कहा? फूट? लेकिन ये फूट किस दुकान में मिलती है? अरे मेरी दिमाग से पैदल सहेली, फूट यानी तुझे उन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। तेरे पास 1 महीने का समय है। शौर्य को उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही तू उन दोनों भाइयों को अलग कर दे, तो फिर उसके सारे पैसे तेरे पास ही आएंगे और वो अपने भैया पर कोई पैसा नहीं लुटाएगा। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन मैं उन दोनों को दूर कैसे करूंगी? अरे अब सारा काम मैं ही करूँ क्या? जरा तू भी कुछ सोच ले। फिर चंचल और रितिका दोनों अब फूट डालने के लिए योजना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितिका शौर्य के पास जाकर, शौर्य, आज तो भैया मेरे मन से उतर ही चुके हैं। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन क्या हुआ है रितिका, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब देखो ना, मैं अभी उनके कमरे से गुजर रही थी और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी उसी नौकरी पर घिस रहा है और तो और घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं देता। और एक फोन लाकर उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए हद से ज्यादा ही किया है। क्या भैया ने ये सब कहा? हाँ शौर्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम ही बेवकूफ हो जो उन पर अपनी जान लुटाते हो। वो तो सामने से कुछ और दिखते हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही है। मुझे लगा नहीं था रितिका कि भैया के मन में मेरे लिए इतनी मेल होगी। देखो शौर्य, अब तुम जाकर उनसे कोई बहस मत करो, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं बस यहाँ की बात वहां करना जानती हूँ। पर अब तो तुम समझ चुके हो ना कि उनका दिल कितना काला है, तो तुम भी अब उनसे 4 कदम दूर ही रहना। हाँ रितिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। रितिका की ये बातें सुनकर शौर्य अब मिहिर से बहुत नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे छोटे, रोज तो तुझे ऑफिस में ही छोड़ता हूँ कार से, तो फिर आज तू अलग से क्यों जा रहा है? नहीं भैया, आप चले जाइए अपनी कार में, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। पर छोटे, देखिए भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग है आज सबके साथ। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुझे, उसमें क्या हुआ? शौर्य मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके स्वभाव में आई इस बदलाव को देखकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। ये लो मिहिर, तुम्हारा और देवर जी का ये डब्बा। अरे देवर जी अकेले ही चले गए? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं अमृता, पता नहीं क्या हुआ है छोटे को। आज तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और बेवजह ही अलग से चला गया। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में होंगे, इसीलिए उनका बात करने का मन नहीं होगा। होता है कभी कभी, आप उस बारे में इतना मत सोचो। भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज से पहले वो मुझसे कभी रूठा नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मिहिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज्यादा चिंता मत करो,
और जाओ, मैं ये डब्बा देवर जी के ऑफिस भिजवा देती हूँ। ठीक है अमृता। फिर मिहिर चला जाता है और ये सब रितिका पीछे से देख रही होती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला प्लान तो कामयाब हो गया चंचल। पहले दाव में ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू इतने में ही रुक जाएगी। तुझे उन दोनों भाइयों के बीच में और दरार लानी होगी और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। हाँ चंचल, समझ गई मैं। फिर शाम में खाने के वक्त भी शौर्य मिहिर से कोई बात नहीं करता, जिस कारण मिहिर और परेशान हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य की अलमारी में आधे कपड़े तो भैया के ही है, जो भैया ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि उन दोनों का माप लगभग एक समान ही है। अब मैं शौर्य की अलमारी से भैया के कपड़े हटाकर फिर से भैया की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि शौर्य को ये लगे कि भैया ने गुस्से में आकर उनके कपड़े वापस ले लिए हैं। फिर रितिका ऐसा ही करती है और फिर बाद में जब शौर्य अलमारी से कपड़े निकालने जाता है तब वो मिहिर के कपड़े गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में मिहिर और अमृता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो कपड़े रखे हुए देखता है। मेरा यकीन कर छोटे, मैंने ये कपड़े यहाँ पर नहीं लाए हैं और ना ही अमृता ने। ये कपड़े तेरी ही अलमारी में थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? तो फिर ये कपड़े अपने आप चलकर आए हैं क्या इस अलमारी में? देवर जी, सच में ये कपड़े हमने यहाँ पर नहीं लाए हैं। आप दोनों तो मेरे मन से उतरते ही जा रहे हो। अरे आपके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जाइए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकता हूँ और आपसे भी महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो कपड़े आपने नहीं निकाले और मैंने भी नहीं निकाले तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये काम रितिका का है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब मिहिर और अमृता काफी चौंक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब शौर्य अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है। उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब रितिका के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे रितिका, यह खीखी खोखो करने से अच्छा कोई काम ही कर लो। सुबह से तुमने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। अरे भाभी, अब मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा कमाता है और वो घर में पैसे भी बहुत ज्यादा देने लगा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप घर में एक नौकरानी लगा लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कहा? नौकरानी? नहीं रितिका, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें अपने हिस्से के काम खुद ही करने पड़ेंगे। समझ गई ना? नहीं भाभी, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर रितिका नखरे दिखाते हुए चली जाती है और अब अमृता मिहिर को ये सारी बातें बताती है। क्या कहा? रितिका का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात तो हमें छोटे को बतानी होगी। फिर वो दोनों शौर्य के पास जाकर रितिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? अब जब घर में पैसा आ गया है तब वो काम क्यों करेगी? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? आपको तो रितिका के नखरों पर रोक टोक लगानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हो और मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि उस दिन भी आपकी अलमारी से मिहिर के कपड़े उसी ने हमारे अलमारी में रख दिए होंगे, वरना हम दोनों के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हाँ छोटे, ये सारी करामात तेरी ही बीवी की है। नहीं शौर्य, इन लोगों की बातों में मत आओ तुम। ये तो बस हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। अरे सच तो यही है कि इनसे हमारी अमीरी अब देखी नहीं जा रही। तमीज से बात करो रितिका। रितिका बिल्कुल सही कह रही है भैया। पिछले 1 महीने में आपने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए हैं और अब तो मुझे वाकई में आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा।
और शौर्य, मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि अब हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं। घर का ऊपरी हिस्सा पूरा खाली है और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर रहने जाना चाहिए। हाँ रितिका, रिश्तों का तो बंटवारा हो ही चुका है, लेकिन अब घर का बंटवारा होगा और यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। क्या? रितिका और शौर्य का ये फैसला सुनकर अमृता और मिहिर एकदम चौंक जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नहीं माँ जी, ये वीडियो मेरी है ही नहीं, यकीन कीजिए मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें तो तुम ही हो। नहीं जीजी, ये मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती। ये झूठ बोल रही है माँ जी। अरे हम क्या अंधे हैं क्या? या फिर हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है? ये तुम्हारी ही वीडियो है, इसीलिए चुपचाप अपनी इस बेशरम हरकत को स्वीकार करो। मयूरा, तुझे तो मैंने एकदम संस्कारी और गुणवान समझा था, लेकिन तू तो इस कांचन से भी गई गुजरी निकली। नाच गाने जैसी गंदी हरकत की है तूने, और वो भी पार्टी में आदमियों के सामने। छी! नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके और समीर जी के बगैर कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं भला ये कैसे हो सकती हूँ? हाँ माँ, मयूरा हमारे सिवा कहीं भी नहीं जाती और ये दिन भर तो घर में ही रहती है, वो भी आपकी नजरों के सामने। आप दोनों ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देवर जी, अगर ये अभी की वीडियो नहीं है तो हो सकता है कि ये शादी के पहले की वीडियो हो। अब किसे पता कि शादी के पहले ये क्या करती थी। नहीं जीजी, मैं सच कह रही हूँ। ये वीडियो ना तो पुरानी है और ना ही अभी की है, और मैं भला आप सबसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो ये नाच गाना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं तो ये फिल्मी गाने भी नहीं सुनती। हाँ माँ, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस शादी को, और इन 3 महीनों में मुझे आज तक मयूरा में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जो उसके संस्कारों से अलग हो या फिर बुरी हो। और ये बात तो आप भी जानती हो। और माँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब किसी ने एआई की मदद से किया हो। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ माँ, आजकल इंटरनेट पर किसी की भी फोटो उठाकर उसे एआई की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मयूरा के साथ यही हुआ है। हाँ समीर जी, शायद यही हुआ होगा। माँ, मैंने मयूरा और मेरी शादी की फोटो पोस्ट की थी। हो सकता है कि किसी ने उसे उठाकर ये वीडियो बना लिया हो और जाने अनजाने में ये इतना फेमस हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मयूरा के साथ ऐसा क्यों करेगा? कांचन भाभी, ये सिर्फ मयूरा का ही केस नहीं है, ऐसे बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं। एआई का सही उपयोग करने के साथ साथ काफी लोग उसका गलत भी उपयोग करते हैं, और मुझे मयूरा पर पूरा भरोसा है कि ये पहले भी ऐसे नहीं थी और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और इस वीडियो में ये मयूरा है ही नहीं। हाँ माँ जी, समीर जी सही कह रहे हैं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। नहीं माँ जी, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, ये 1 नंबर की झूठी है। बस कीजिए भाभी। और कितना घी डालोगे आप आग में? और इतनी क्या नफरत करती हो आप मेरी बीवी से? आखिर आपको इससे इतनी जलन क्यों है? आपको देखकर तो मुझे शक हो रहा है कि ये सारी करामतें आप ही ने की है, या फिर किसी को पैसे देकर किसी से करवाया है, ताकि आप मयूरा को माझी और बाकी लोगों के नजरों में गिरा सको, उसे बुरा साबित कर सको। अरे नहीं देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा है मेरा बेटा, और मैं भी कोई अंधी या बेअकल नहीं हूँ।
ये मयूरा तो दिन रात कहीं जाती भी नहीं, और अगर इसे कहीं जाना हो तो फिर वो मेरे साथ ही जाती है या फिर मुझसे अनुमति लेती है, और वो भी 10 से 15 मिनट में वापस लौट कर आती है। और अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें ये मयूरा है ही नहीं, पक्का ये काम एआई का ही है। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इसके बारे में साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करूंगा, फिर आगे का वो देख लेंगे। शुक्रिया समीर, शुक्रिया माँ जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई भला इस तस्वीर को लेकर वीडियो कैसे बना सकता है? ये कोई हीरोइन थोड़ी ना लगती है, और हर वक्त तो ये घर में ही पड़ी रहती है। किसी के साथ इसकी दुश्मनी भी नहीं लगती। वो ना हो, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। फिर जब श्यामा मोहल्ले में जाती है तभी वहां की औरतें उसे सुनाने लगती है, क्यों रे श्यामा, बड़ी बुराइयां करती थी ना हमारी बहुओं की, कि हमारी बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है, घूमती फिरती है, गप्पे लड़ाती है। तो अब क्या हुआ? तेरी बहू ने तो सरेआम आदमियों के सामने पार्टी में ठुमके लगाए हैं। अरे हमारी बहू है तो जैसे भी हो, लेकिन ठीक ही है। तेरी नचनिया बहू जैसे बिल्कुल नहीं। हमारी बहुओं को बेशरम कहती थी, अब तेरे घर में तो 2-2 बेशरम बहुएं हैं। क्यों? हो गई ना बोलती बंद तेरी, बड़े डींगे हाँक रही थी ना, और अपनी उस मयूरा बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। अब क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, मुंह में ताला क्यों लग गया तेरे? हाँ? अरे इसकी दोनों बहुएं ने तो इसे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। श्यामा किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती। देख रही है ना माँ जी आप, अरे किस तरह सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। देखिए माँ जी, आप देवर जी और उस मयूरा की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, वो मयूरा सही लड़की नहीं है, और वो वीडियो उसी का है। वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रही है माँ जी। कांचन, बंद कर अपना मुंह और बार बार मेरे कान भरना बंद कर दे। अरे मयूरा का स्वभाव तो उसकी आंखों से ही झलकता है। वो तुझसे 100 क्या 1000 गुना अच्छी है, और ये हरकत वो कर ही नहीं सकती। और समीर ने पहले ही कहा है कि वो वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है, तो वही सच होगा। अब जा यहाँ से। कांचन को श्यामा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक रात अचानक से समीर की आंख खुलती है और वो देखता है कि मयूरा उसके बगल में है ही नहीं। मयूरा? ये मयूरा कहाँ चली गई? मयूरा? फिर समीर उसे पूरे कमरे में ढूंढता है और वो उसे नहीं मिलती। फिर अगली सुबह, क्या मैं नहीं थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं, और मैं तो दिन में भी बाहर कितनी मुश्किल से निकलती हूँ, तो रात को मैं क्या ही निकलूंगी समीर जी। नहीं मयूरा, तुम कल रात कमरे में थी ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था और मैंने तुम्हारा काफी इंतजार भी किया, लेकिन फिर कब मुझे आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ओफो, लगता है मैं तब बाथरूम में गई होंगी। नहीं मयूरा, मैंने तो बाथरूम भी चेक किया था, इनफैक्ट तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुम्हारा तो फोन भी नहीं लग रहा था। ये कितने बजे की बात है समीर जी? यही कुछ 1:30 बजे की। ओ अच्छा, याद आया अभी। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं दिन में सो गई थी ना, इसीलिए रात में नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा कि खुली हवा खाने के लिए छत पर चली जाऊं, और इतनी रात गए आपको उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बिना बताए ही चली गई। माफ करना समीर जी, खामखा आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं मयूरा, लेकिन अगली बार ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है समीर जी, पक्का। ऐसे ही एक रोज जब कांचन और श्यामा बाहर खरीदारी करने जाती है,
तभी घर में आने के बाद पड़ोसन इंदु आकर श्यामा से कहती है, अच्छा हुआ श्यामा जो घर पर आ गई तू। अरे जब तू बाहर गई थी ना, तो तेरे घर से बड़े अतरंगी फिल्मों की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार तेरी बहू नाच गाने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? हाँ। क्या? अरे अब तो मान जा श्यामा, ये उस वीडियो में तेरी छुटकन बहू ही थी। अरे वो तो बस संस्कारी होने का ढोंग कर रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ माँ जी, इंदु काकी बिल्कुल सही कह रही है। फिर श्यामा गुस्सा होकर मयूरा के पास जाती है और उसे इस बारे में पूछती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो टीवी ऑन करने भी नहीं आता, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे फिल्मी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो भजन कीर्तन पसंद है, और मैं तो बस भक्ति और भाव वाले ही गीत सुनती हूँ। मयूरा, अब फिर से झूठ मत बोल। और इंदु काकी को क्या शौक चढ़ गया है क्या कि वो आकर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन जब से मेरा वो झूठा वीडियो वायरल हुआ है, तब से हर किसी के दिमाग में मेरी एक डांसर की छवि बन चुकी है। इसीलिए हर कोई मुझ पर शक करता है और झूठा इल्जाम लगाता है, और कोई भी एरा गेरा आकर माँ जी को भड़काता रहता है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, मैं बस अपने काम कर रही थी। मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। इंदु काकी ने कहीं और से उन गानों की आवाज सुनी होगी, और उस वीडियो के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मयूरा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो इंदु तो बस यही चाहती है कि मैं सबके सामने जलील हो जाऊं और मेरी बदनामी हो जाए। इसीलिए वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ती और हर वक्त मुझे निशाने पर धरती है। लेकिन माँ जी, इंदु काकी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हर किसी की नजर में मैं एक प्रकार से गलत ही साबित हो चुकी हूँ। हम बस घर के लोग ही जानते हैं कि वो वीडियो झूठा और फर्जी है, लेकिन बाहर के लोग तो उसे सच ही मानेंगे ना। हाँ बहू, वो बात भी सही है। इस तरह श्यामा मयूरा को समझ कर लेती है, और एक बार फिर से कांचन का माथा गर्म हो जाता है। ये मयूरा ने माँ जी की आंखों पर अपने संस्कारी बर्ताव की ऐसी पट्टी बांध के रखी है ना, कि पूछो ही मत। क्या सच है क्या झूठ, ये तो अब राम ही जाने। फिर एक दिन जब श्यामा मयूरा के मायके के इलाके में जाती है, तभी चलो अब यहाँ इस इलाके में आ ही गई हो तो मयूरा की मामी ललिता बहन से भी मिल लेती हो। बड़े दिन हो गए, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर श्यामा ललिता के घर की डोरबेल बजाती है, लेकिन ललिता ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही फोन कॉल का जवाब देती है। बड़ी अजीब बात है, ललिता बहन को क्या हो गया? भगवान करे कि सब ठीक हो। फिर घर आने के बाद वो ये सारी बातें मयूरा को बताती है। हाँ मयूरा, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, और तो और मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने तो उसका भी जवाब नहीं दिया। वो एक बार उनकी खबर ले ले कि वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ माँ जी, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे। वो कह रही थी कि वो दवाइयाँ खाकर सो गई थी, और उनकी दवाइयाँ काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उन्हें ऐसी नींद आती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मुझे तो बस उनकी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं माँ जी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, और मामी जी ने ये भी कहा है कि वो आपको थोड़ी ही देर में कॉल करेगी। ठीक है मयूरा। फिर एक शाम जब श्यामा मंदिर गई होती है, तभी मयूरा घर के आंगन में किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और उसकी सारी बातें कांचन सुन लेती है। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे फोन मत किया करो,
मैं करूंगी तुम्हें याद से फोन। अच्छा चलो बाय। हे भगवान, ये मोहतरमा किससे बतिया रही थी? मुझे तो लगा कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो पूरी दाल ही काली है। ये मयूरा की बच्ची तो पूरे राजों से घिरी हुई है। तभी वहां पर समीर आता है। अरे मयूरा, किससे बात कर रही थी? हाँ, वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। एक नंबर की पागल है, एकदम पगली सी है, कभी भी फोन करती है मुझे। मैं तो अभी उसे ही समझा रही थी कि अपना काम निपटा कर मैं बाद में कॉल करूंगी उसे। अच्छा, तो कर लो ना उससे बात, फोन क्यों रख दिया? नहीं समीर जी, मेरे लिए इन सबसे पहले अपने ससुराल के काम आते हैं। माँ जी तो अभी मंदिर से आती ही होगी, पर मुझे शाम का भोग प्रसाद भी बनाना है। माँ जी ने कहा है कि आज शीरे का भोग चढ़ाना है, इसीलिए मुझे अभी उसकी तैयारी करनी होगी। बड़ी आई सहेली से बात करने वाली, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसने देवर जी से झूठ ही बोला है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी मयूरा चुपचाप उठकर बाहर चली जाती है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर मयूरा फटाफट से एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए मास्क पहनकर एक लड़की आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गई। आखिर कौन है ये लड़की? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें